टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी में सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है कि आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर किस टाइप के डिपॉजिट्स मिलते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। मेसेंजियम के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं जब आईजीए की नेफ्रोपैथी होती है। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है। और आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर आपको रिकरेंट एपिसोड्स आती हैं हीमाचूरिया की, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की पेशेंट को इन्फेक्शन होगी या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की इन्फेक्शन होती है, और उसके बाद एक से दो दिन के बाद उसको आईजीए नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के बाद या फिर अपर जीआईटी की इन्फेक्शन के बाद 1 से 2 दिन के बाद आईजीए नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है। इसमें पेशेंट को बार बार हीमाचूरिया होता है और मेसेंजियल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है। अब बाकी डिपॉजिट्स बताए हुए कि बाकी जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है उसमें कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। जो हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है या फिर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ट्राम ट्रैक अपीयरेंस आती है, इसमें हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। एपिथेलियम के नीचे डिपॉजिट्स होंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर या फिर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। एसएलई वाले पेशेंट्स के अंदर सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर डोम एंड स्पाइक पैटर्न आता है और ये भी सब एंडोथीलियल होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर कैवलस्टीन विल्सन लीजन्स हमें नजर आते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल डिपॉजिट्स होते हैं और सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर मिलते हैं। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 होते हैं इसे हम डेंस डिपॉजिट डिजीज भी कहते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि जो एपिथेलियम के नीचे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर है या फिर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, जिसमें ट्राम ट्रैक अपीयरेंस आती है और एपिथेलियम के नीचे डिपॉजिट होते हैं। बाकी सब में जो है ना एंडोथेलियम के अंदर डिपॉजिट्स हैं। एसएलई के अंदर भी गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर भी एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन वो लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर डोम एंड स्पाइक पैटर्न आता है और वो भी सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल डिपॉजिट्स होते हैं, मेसेंजियल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है। कैमलस्टीन विल्सन नोड्यूल्स मिलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सब एंडोथेलियल हम्स हमें मिलते हैं। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो टाइप 2 होती है उसमें डेंस डिपॉजिट डिजीज होती है, डेंस डिपॉजिट्स नजर आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज नेफ्राइटिक सिंड्रोम की है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी जो होती है ना वो इन्फेंट्स के अंदर जो होते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराता है और एडल्ट्स के अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी होती है। आईजीए नेफ्रोपैथी एडल्ट्स के अंदर होती है और ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम कराती है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम की एडल्ट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना वो आईजीए नेफ्रोपैथी है। आईजीए नेफ्रोपैथी एडल्ट्स के अंदर नेफ्राइटिक सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन कॉज होती है। इसमें हमें मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिलते हैं और बच्चों के अंदर जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसमें फ्रेंजाइटिस होता है। फ्रेंजाइटिस के बाद उनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है वो मिनिमल चेंज डिजीज़ है और एडल्ट्स के अंदर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इन्फेंट्स के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से और एडल्ट्स के अंदर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एमेलाइडोसिस भी होती है। अब बाकी जो तीन दिए हैं ना मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आईजीए नेफ्रोपैथी, ये तीनों नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो एमेलाइडोसिस होती है ना, एमेलाइडोसिस होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताती हूँ, में मिनिमल चेंज डिजीज होती है। एफजीएस होता है, एफएसजीएस होता है, जिसमें जो एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर या अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर होता है, या इसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है। आईजीएम और C3 डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। और जो एफएसजीएस होता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर होती है। और मिनिमल चेंज डिजीज़ बच्चों के अंदर होती है, स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, इसमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराती है बच्चों के अंदर। इसमें भी पेशेंट को पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर जो इफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट्स की। और डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराती है। एमेलाइडोसिस के अंदर भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, जिसमें हमें सब एपिथेलियल हम्स मिलते हैं। ये पोस्ट इन्फेक्शियस होता है, फ्रेंजाइटिस होगा या सॉर थ्रोट होगा 1 से 4 हफ्तों के बाद होते हैं। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको हाइपरटेंशन होगी, एडीमा हो जाता है,
फीवर होता है, ओलिगूरिया होता है, हिमाचूरिया होता है और कोला कलर्ड यूरिन आता है और C3 के लेवल कम हो जाते हैं और ASO टाइटर ज़्यादा हो जाते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सब एपिथेलियल हम्स मिलते हैं और ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम की ही टाइप होती है। इसमें जो है वो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से ये होता है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हाइपरटेंशन होती है, एडीमा होता है, बुखार हो जाता है, ओलिगूरिया होगा, हिमाचूरिया होगा। हिमाचूरिया जो होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर लाजमी होता है और कोला कलर यूरिन भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है। अब एक होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसको हम क्रीसेंट फॉर्मेशन इसके अंदर होती है और ये क्रीसेंट शेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ये भी इसमें भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है और जो क्रीसेंट होते हैं ना वो हमें ग्लोमेरुलस के प्राइटल सेल से बनते हैं। ठीक है, क्रीसेंट जो हमें ग्लोमेरुला के अंदर नजर आते हैं वो प्राइटल सेल से बनते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो में। एक इसमें गुड पास्चर सिंड्रोम आता है और दूसरी आती है वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस। जो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है इसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। इसमें भी IgA के डिपॉजिट्स होते हैं लेकिन इसमें लीनियर डेपोजिशन होती है और सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं लेकिन लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर। ये आपके लंग को और किडनीज को अफेक्ट करता है, लंग वेसल्स को और किडनीज के वेसल्स को अफेक्ट करता है। पेशेंट को हिमाचूरिया और हिमोप्टेसिस होगी, स्पूटम के अंदर ब्लड आएगा और यूरिन के अंदर ब्लड आएगा। 700 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर। इसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जो वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस होती है ये भी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ही टाइप होती है, जिसको हम क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसमें जो है ना ये एक वेस्कुलाइटिस है, आपकी स्मॉल वेसल्स का वेस्कुलाइटिस होता है वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस। इसमें अपर स्पाइनल ट्रैक की पेशेंट को इन्फेक्शन होगी या फिर उसको लंग की या रीनल वेसल्स का प्रॉब्लम होता है। सैडल नोज हो जाती है वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर। ग्रैनुलोमेटस परफोलेटिंग लीजन होता है आपके नेजल सेप्टम का। वेस्कुलाइटिस होता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, हिमाचूरिया होगा, हिमोप्टेसिस होगी, नेजल लीजन होगी। अगर नेजल लीजन हो या जो है वो नेजल सेप्टम के ऊपर कोई परफोरेटिंग ग्रैनुलोमेटस लीजन हो या सैडल नोज हो तो ये वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस के बारे में आपने सोचना है। उसके बाद जो IgA नेफ्रोपैथी होती है जिसको बेगर्स डिजीज़ भी कहते हैं, इसमें भी जो है वो नेफ्राइटिस होता है और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है ना वो एडल्ट्स में होता है IgA नेफ्रोपैथी के अंदर। एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर भी एल्पोर्ट सिंड्रोम में एब्नॉर्मल कोलेजन टाइप 4 होता है और इसमें आई प्रॉब्लम्स आती हैं। 3 चीज़ें अफेक्ट करता है, आपकी आइज़ को अफेक्ट करता है, ईयर को अफेक्ट करता है और जो है वो किडनीज़ को अफेक्ट करता है। आइज़ को अफेक्ट करता है तो रेटिनोपैथी हो जाती है, लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है, कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसके अंदर, साथ इसमें सेंसिटिव न्यूरल डेफनेस होती है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इज़ अ टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसमें भी जो है ना ये भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की ही टाइप होती है। और रीनल एमेलाइडोसिस जो होती है ना इसमें क्या होता है, कॉमनली डिफेक्ट एमेलाइडोसिस का किडनी के अंदर होता है और एमेलाइडोसिस रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसको अगर रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो इनसॉल्युबल फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं ना वो बीटा प्लेटेड शीट्स बना देती हैं और लाइट माइक्रोस्कोपी के हम इसे कॉन्गो रेड स्टेन से या फिर एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस हमें मिलती है कॉन्गो रेड स्टेन से। जब लाइट माइक्रोस्कोपी के हम कॉन्गो रेड स्टेन डालते हैं तो एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस मिलती है रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर। एमेलाइडोसिस सबसे ज़्यादा किडनी को अफेक्ट करती है। इसमें जो इनसॉल्युबल फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं वो बीटा प्लेटेड शीट्स बनाती हैं। रेक्टल बायोप्सी हम करते हैं डायग्नोसिस के लिए एमेलाइडोसिस की। लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर कॉन्गो रेड स्टेन होगा, एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि RBC की कास्ट हमें मिलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। अब यहाँ पे है कि जो RBC की कास्ट होती है ना वो हमें तब मिलती है या तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। पेशेंट का कोई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी हमें RBC कास्ट मिल सकती है या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। जो WBC की कास्ट होती है वो हमें तब मिलती है जब ट्यूबुलो इंटेस्टिशियल इन्फ्लामेशन होती है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगा। अगर तो पाइलोनेफ्राइटिस होगा तो WBC जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कोई होगी तो हमें WBC कास्ट मिलेगी और RBC कास्ट तब मिलेगी जब ब्लड वेसल्स में कोई मसला होगा। ग्लोमेरुलस के अंदर हमने पढ़ा था कि एफरेंट आर्टेरियोल्स की टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर RBC कास्ट मिलती है। उसके बाद जो ग्रैनुलर कास्ट होती है वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर मिलती है। अगर ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो जाएगी तो ग्रैनुलर कास्ट मिलेगी। फैटी कास्ट हमें मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें फैटी कास्ट मिलती है, वैक्सी कास्ट हमें मिलती है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ के अंदर। क्रॉनिक रीनल फेलर है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है तो उसमें वैक्सी कास्ट मिलेगी। हाइलिन कास्ट होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है और ये नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर, एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं या जो डायबिटिक्स ले रहे होते हैं, और इसमें जो है वो रीनल ट्यूबुलर सेल से ही ये सिक्रीट होती हैं टू प्रिवेंट द यूटीआई। अच्छा, उसके बाद आते हैं अब हाइलिन कास्ट होती है वो नॉर्मली भी हो सकती हैं। वैक्सी कास्ट हमें मिल रही थी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। फैटी कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होती है। ग्रैनुलर कास्ट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है और डब्ल्यूबीसी की कास्ट हमें मिलती है अगर तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस या ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगी। और आरबीसी कास्ट मिलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है क्या लेडी जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर था, ब्लड सैंपल आपने लिया, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा और अगले दिन जब आपने सुबह देखा तो सोडियम उसका 140 था, पोटाशियम 6 था। सोडियम भी ज़्यादा है थोड़ा सा, पोटाशियम भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है कि सोडियम नॉर्मल 135 होता है, पोटाशियम हमारा 5 तक नॉर्मल होता है, और LDH 600 हुआ हुआ है, क्रेटिनिन भी ज़्यादा हुआ हुआ है। तो क्यों हुआ? क्योंकि हीमोलिटिक रिएक्शन हो गया था ब्लड सैंपल के अंदर। अब क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट है और आपने अगले दिन तक उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है और जब आपने रिजल्ट्स कराए हैं तो उसके अंदर सब चीज़ें बढ़ी नहीं आई हैं, इसका मतलब है कि उसमें हीमोलिटिक रिएक्शन हो गया है ब्लड सैंपल के अंदर। अब 11 ईयर ओल्ड बॉय था, उसके पेट में चोट लगी थी एंड देन प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी। ऑन लैब देयर वाज वन पॉजिटिव ब्लड एंड 3 पॉजिटिव प्रोटीन इन यूरिन। यूरिन के अंदर 3 पॉजिटिव प्रोटीन आ रही है, मतलब उसको जो है ना वो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, साथ उसको 1 पॉजिटिव ब्लड भी आ रहा है और एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ था। और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा इस डिजीज़ का? ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है। जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है 2 तरह की होती है, एक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है और एक हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है। जो अडल्ट होती है वो डोमिनेंट होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और जो बच्चों के अंदर होती है वो जो है वो रिसेसिव होती है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है ये इन्फेंसी के अंदर होती है और इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उनकी सिस्टिक डायलेशन हो जाती है और ये इसमें लिवर के साथ फाइब्रोसिस भी हो सकती है। हमें पॉटर सीक्वेंस मिलता है कि ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर हो जाता है इन यूट्रो लाइफ के अंदर ही पेशेंट जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसका ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर हो सकता है। जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है वो 15 साल से लेकर 30 ईयर्स तक की एज में प्रेजेंट करती है। इसमें रीनल पैरेन्काइमा के अंदर सिस्ट आ जाती है। दोनों के अंदर क्या होगा, जो रिसेसिव थी जो बच्चों के अंदर हो रही थी उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स की सिस्टिक डायलेशन हो रही थी, और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है जो एडल्ट्स में होती है उसमें जो रीनल का सारा पैरेन्काइमा होता है वो सिस्ट की जगह आ जाता, मतलब उसकी जगह सिस्ट बन जाती है, रीनल पैरेन्काइमा के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। और जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है उसमें आपको किडनी में भी सिस्ट मिलती है और अक्सर 70% केसेस के अंदर हमें लिवर के अंदर भी सिस्ट मिलती है। और बैरी एन्यूरिज्म्स भी होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर, और माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो सकता है, एओर्टिक डायलेशन हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर एओर्टिक की डायसेक्शन भी हो सकती है और सबरेक्नॉइड हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होती है, क्योंकि बैरी एन्यूरिज्म्स हमें मिलते हैं 8% लोगों के अंदर जिनको अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, तो सबरेक्नॉइड हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होती है। और जो बैरी एन्यूरिज्म्स होते हैं ना उसमें ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, वेसल रप्चर हुई, और बैरी एन्यूरिज्म के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होता है ना वो एट द पॉइंट ऑफ एन्यूरिज्म नहीं होती है, कंप्लीटली लैक करता है ट्यूनिका मीडिया को एट द पॉइंट ऑफ एन्यूरिज्म। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के 46 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ऑफ द रीनल बायोप्सी शोड द स्टेक्लेरोसिस विद डेपोजिशन ऑफ IgM एंड C3। अच्छा, IgM के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, साथ आपको C3 के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं और सेक्लेरोसिस भी है और 46 से ओल्ड मेल है, तो ये क्या होगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल FSGS के अंदर हमने पढ़ा था कि IgM और C3 के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। FSGS के अंदर IgM के और C3 डिपॉजिट्स मिलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस के अंदर। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस के अंदर IgM और C3 के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो होती है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और जो ऑटोसोमल बच्चों के अंदर होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। अब एक मिडिल एज क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मिडिल एज मैन नॉन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज प्लेस्ड फॉर हीमोडायलिसिस मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन डन, ठीक है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थेरेपी, ठीक है। आपने उसको ट्रांसफ्यूजन तो बहुत सारी कर दी, एंड स्टेज रीनल डिजीज थी लेकिन उसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया अभी भी है, तो मोर एप्रोप्रिएट थेरेपी क्या होगी कि आप उसको सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपॉइटिन दोगे। अब आपने उसको जो है ना वो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन तो उसकी कर दी है, अब ट्रांसफ्यूजन के बाद भी उसका नहीं इंप्रूव हो रहा है तो आप उसको एरिथ्रोपॉइटिन दोगे जो कि बेटर अप्रोच है। 70 ओल्ड मैन विद रिकरेंट UTI तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन।
70 ईयर ओल्ड के अंदर, क्योंकि 70 ईयर ओल्ड मैन जो होता है ना उनके अंदर बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, तो BPH की वजह से उनको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कंप्रेस हो जाता है उनका यूरेथ्रा, जिसकी वजह से उनको UTIs डेवलप हो जाते हैं 70 ईयर ओल्ड मेल के अंदर। 60 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन इज इवेल्युएटेड बाय फिजिशियन फॉर हाई BP एंड विच वाज 185 बाय 130 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ था और हमें प्लाज्मा रेनिन भी ज़्यादा मिल रहा है, प्लाज्मा रेनिन भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, हिज एल्डोस्टेरोन लेवल भी उसके ज़्यादा है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और राइट रीनल वेन के अंदर रेनिन के लेवल नॉर्मल है, तो इसका मतलब है उसको लेफ्ट रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस होगी, क्योंकि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के अंदर भी रेनिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिस वेन के अंदर रेनिन के लेवल ज़्यादा होंगे तो उसमें उसको स्टीनोसिस होगी। अब बॉय हिस्ट्री ऑफ द फेरेंजाइटिस हैविंग रेज ASO टाइटर्स, फेरेंजाइटिस हुआ, ASO टाइटर्स ज़्यादा है, साथ उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। रैपिडली प्रोग्रेसिव है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इसके अंदर ASO टाइटर्स ज़्यादा होते हैं, ASO टाइटर्स ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, और साथ पेशेंट को फेरेंजाइटिस होगा या सॉर थ्रोट होगा, और ही प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया ये शो कर रहा है कि उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसके ग्लोमेरुलस है, उसका डैमेज हो गया है, और ये ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से होता है। पेशेंट को हिमाचूरिया भी हो सकता है, प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, ऑलिग यूरिया भी हो सकता है, एडीमा भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी। इसमें C3 के लेवल जो है वो भी कम हो जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन हाइपरकैलेमिया, जब रीनल ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस होती है तो हाइपरकैलेमिया हो जाता है। हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया कॉमन प्रोनाउंस्ड फाइंडिंग इन द रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर हाइपरकैलेमिया जो होता है ना वो हो जाता है। अब रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस जब भी होगी ना तो आपको एक तो फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और साथ आपको पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो पोटाशियम भी ज़्यादा हो जाएगा रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर, और जो फॉस्फेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर जब रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है। और यूरिनरी सोडियम हाई होता है, वो इंडिकेट करता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन है। कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर जो सोडियम होगा ना वो ज़्यादा होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन के जाहिर सी बात है सॉल्यूट ज़्यादा होंगे आपके, तो जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है उसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, और जब रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है तो पोटाशियम और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर पोटाशियम और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में। अब एक चाइल्ड प्रेजेंट किया, उसको जनरलाइज एडीमा था, साथ प्रोटीन यूरिया भी था, ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो रही है, प्रोटीन यूरिया है, जनरलाइज एडीमा है। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हमें क्या नजर आएंगे? टाइप ऑफ डिपॉजिट हमें ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन की थिकनिंग है, प्रोटीन यूरिया है, और बच्चे को जनरलाइज एडीमा भी है, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स नजर आते हैं जो कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होते हैं। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, क्योंकि ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ना, इसमें एक तो डोम एंड स्पाइक पैटर्न आता है, और इसमें सब ये बेसिकली मेम्ब्रेनस नहीं है, बल्कि ये हमारा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, जिसमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्योंकि जो मेम्ब्रेनस होता है ना वो होता है एडल्ट्स के अंदर, ये मेम्ब्रेनो, ये बेसिकली हमारा जो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये वो है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि ग्रैनुलोमेटस लीजन था ब्लैडर के अंदर, और कुछ सालों के बाद प्रोग्रेस कर गया कार्सिनोमा के अंदर। तो शिस्टोसोमियासिस जो होती है वो हमें ग्लोमेरुलर लीजन बनाती है, ग्रैनुलोमेटस लीजन बनाती है ब्लैडर के अंदर, और बाद में कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर कराती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे तो TB और शिस्टोसोमियासिस दोनों ही ग्रैनुलोमेटस लीजन कराते हैं, लेकिन जो शिस्टोसोमियासिस होता है वो शिस्टोसोमा जो हीमेटोबियम होता है वो नोटोरियस होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम शिस्टोसोमियासिस को सेलेक्ट करेंगे। अब एक 70 kg मैन है, कोलेस्ट्रॉल उसका 200 है, क्रिएटिनिन उसका 0.8 है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 20 है, प्रोटीन यूरिया और उसका 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का, ग्लूकोज यूरिया हो रहा है, फास्टिंग ग्लूकोज की 80 और हाइपरटेंशन भी है। तो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन क्या होगी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब प्रोटीन यूरिया आ गई है ना, तो प्रोटीन यूरिया हो रहा है और साथ उसको हाइपरटेंशन भी है, तो इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस उसका डैमेज हो गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो गया है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाती है और प्रोटीन यूरिया भी होता है।
पेशेंट है प्रेजेंट किया लॉइन पेन के साथ, मैस के साथ पेल्विस के अंदर हिमाचूरिया हो रहा है। अगर आपको लॉइन पेन हो पेशेंट को और मैस हो पेल्विस के अंदर और हिमाचूरिया भी हो तो रीनल सेल कार्सिनोमा होगा। रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर आपका ब्लड के अंदर यूरिन आता है, लॉइन में पेन होता है और पेल्विस में हमें मैस भी मिलेगा। A lady on the antihypertensive suddenly collapsed with serum potassium is 6.7। एंटीहाइपरटेंसिव ले रही थी और पोटाशियम उसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलर, क्योंकि जो एंटीहाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं वो हमारी किडनी को अफेक्ट करती है, क्योंकि किडनी से वो एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो जो एंटीहाइपरटेंसिव ले रहे होंगे उनके अंदर सीरम पोटाशियम अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि उनका रीनल एक्यूट रीनल फेलर हुआ है, ARF हुआ है उन्हें। एक्यूट रीनल फेलर हो जाता है एंटीहाइपरटेंसिव्स की वजह से। अब एक पेशेंट है जिसकी लैब हमें डिक्रीज कैल्शियम शो कर रही है और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हैं, कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज़्यादा हो गया है और पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा हो गया इन द केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलर। क्रॉनिक रीनल फेलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है जिसमें कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं, फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म जिसे हम कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म किसी और कॉज की वजह से कैल्शियम के लेवल लो हो जाती हैं। अगर तो हमारे पास अगर तो क्रॉनिक रीनल फेलर की वजह से होगा ना सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो उसमें कैल्शियम लो होगा लेकिन फॉस्फेट ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी और कॉज की वजह से होगा सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म तो उसके अंदर फॉस्फेट के लेवल भी लो होंगे और कैल्शियम के लेवल भी लो होंगे। तो किडनी की वजह से जब सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है तो कैल्शियम के लेवल लो हो जाते हैं और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग अब है कि मिडिल एज मैन केम बैक फ्रॉम द कायरो एंड डेवलप द पेनलेस हिमाचूरिया। पेनलेस हिमाचूरिया और ये कायरो से वापस आया था तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर हो सकता है। मिडिल एज मैन कायरो से वापस आया और उसको पेनलेस हिमाचूरिया हो रहा है। पेनलेस हिमाचूरिया भी डिनोट करता है कि अगर जो है वो कोई ना कोई कार्सिनोमा होगा। कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो पेनलेस हिमाचूरिया होता है, ये शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की इन्फेक्शन की वजह से। 22 MCQ दिया है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ कफ एंड हीमोप्टेसिस। किडनी बायोप्सी में ग्रैनुलर डेपोजिशन मिल रही है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की और C1Q उसकी पॉजिटिव है। ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हो रही है तो ये हमें मिलती है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसमें पेशेंट को एक तो ग्रैनुलर डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें एंटीजन एंटीबॉडी के मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, MPGN के अंदर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसमें हमें मिलते हैं ग्रैनुलर डेपोजिशन होती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की ग्रैनुलर डेपोजिशन होती है, C1Q पॉजिटिव होगा और ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है। चाइल्ड को प्रोटीन यूरिया हुआ, फ्लैंक में पेन है, विच प्रोटीन डेफिशिएंट इन दिस केस, एल्बुमिन डेफिशिएंट होगी। प्रोटीन यूरिया की वजह से हो रहा है, साथ उसको फ्लैंक पेन भी है तो एल्बुमिन डेफिशिएंट होती है। हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से प्रोटीन यूरिया होता है। यूरिमिक नेफ्रोपैथी, देयर इज व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया। यूरिमिक नेफ्रोपैथी के अंदर नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया होता है। यूरिमिक नेफ्रोपैथी के अंदर नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया होता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया होगा यूरिमिक नेफ्रोपैथी में। अब पेशेंट प्रेजेंट किया फीवर के साथ, राइगर्स के साथ, पस आ रही है यूरिन के अंदर, ट्रीट किया आपने से 2 वीक्स विच इज़ ट्रीटेड फॉर 2 वीक्स, ठीक है। मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कि एक पेशेंट था उसको जो है ना यूरिन के अंदर पस आ रही है, फीवर है, राइगर्स भी हैं और आपने उसको 2 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट किया है तो लाइकली उसको क्या होगा, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप हो गया है। अपर यूटीआई को या जो एक लोअर यूटीआई होते हैं और एक अपर यूटीआई होते हैं, तो अपर यूटीआई में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आता है। अब 2 वीक्स की ड्यूरेशन दी हुई थी तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है। 26 MCQ दिया हुआ है, 7-year-old स्कूल गोइंग बॉय डेवलप द शॉर्ट थ्रॉट। शॉर्ट थ्रॉट हुआ उसको, एंटीबायोटिक उसने उसके लिए ली, 2 हफ्ते के बाद उसको जनरलाइज बॉडी एडिमा डेवलप हो गया, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया है, ब्लड के अंदर यूरिन आ रहा है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। तो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगी, जो रैपिडली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। RTGN के अंदर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट हैज वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन सिंस 2 वीक्स। डायबिटीज़ का पेशेंट था, उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यूरिन की। और व्हाट इज़ द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मैकेनिज्म क्या होता है, डिक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम PCD।
कि पॉलीयूरिया क्यों होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डायबिटीज़ के अंदर यूरिन की फ्रिक्वेंसी क्यों ज़्यादा होती है, ये पॉलीयूरिया क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्रिक्वेंसी डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाती है और यूरिन का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। Patient present किया complaint of fatigue, cough with hemoptysis, hematuria for 2 days and renal biopsy shows कफ थी, फटीक थी और हीमोप्टेसिस भी है, हीमाचूरिया भी है। रीनल बायोप्सी शोज द एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद लीनियर डिपॉजिट्स। ठीक है, लीनियर डिपॉजिट्स मैंने पहले भी बताया था कि वो मिलते हैं हमें गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर, IgG अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज द कॉज? ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगर लीनियर डिपॉजिट्स की बात आ जाएगी तो वो गुड पास्चर सिंड्रोम होगा। और साथ इसमें हीमोप्टेसिस भी और हीमाचूरिया भी है, मतलब उसके लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है और उसके किडनीज़ को भी अफेक्ट कर रहा है, कफ भी है उसको और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है। तो जो लंग्स और आपकी किडनीज़ को अफेक्ट करे और साथ इसमें लीनियर डिपॉजिट्स मिले तो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। 29 में दिया हुआ नॉन पेशेंट ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब हैविंग रेज्ड क्रेटिनिन एंड यूरिया, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। अब MI का पेशेंट हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था, साथ पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब है। जो पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब होता है ना, वो डायग्नोस्टिक होता है पेरिकार्डाइटिस के लिए, और साथ क्रेटिनिन भी ज़्यादा है और यूरिया भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसको यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब जब भी होगा तो वो पेरिकार्डाइटिस की वजह से होता है, और क्रेटिनिन ज़्यादा है, यूरिया ज़्यादा है, तो ये यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है। द पेशेंट इज हैविंग डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है वो, इसे हम कहते हैं एस्थेनूरिया, एंड देयर इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, कि ट्यूब्यूल्स जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं यूरिन को। व्हाट अदर फैक्टर्स यू विल सी इन दिस कंडीशन? तो यूरिन के अंदर सोडियम के लेवल कम होंगे। हमने पढ़ा था कि जो यूरिन के अंदर सोडियम के लेवल ज़्यादा होते हैं जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। 31 MCQ, a patient having severe hypovolemia, what kidney changes will be prominent? severe hypovolemia के अंदर क्या होता है, what changes will be prominent? acute tubular necrosis हो सकती है severe hypovolemia में। severe hypovolemia में acute tubular necrosis हो सकती है। पेशेंट प्रेजेंट किया है लंबर रीजन के अंदर पेन था, पेल्विक यूरेटारिक जंक्शन के ऊपर पेन अराइज किया है फ्रॉम विच सेगमेंट? पेल्विक यूरेटारिक जंक्शन का जो पेन होता है वो कहाँ से आता है? T12 से लेके L2 तक। T12 से लेके L2 तक हमारा पेल्विक यूरेटारिक जंक्शन का पेन आता है। पेल्विक यूरेटारिक जंक्शन का जो पेन होता है वो T12 से L2 तक होता है। ट्यूमर जो कि एम्ब्रियोनल ओरिजिन का होता है बच्चों के अंदर, ठीक है, तो नेफ्रोब्लास्टोमा जो होता है ना वो, इसको हम विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल ओरिजिन का होता है बच्चों के अंदर। अ चाइल्ड हैविंग ट्यूमर विद द ब्लू सेल्स, ठीक है, ब्लू सेल्स जो होते हैं ट्यूमर के अंदर कैटेकोलामीन्स को सिक्रीट करेगा और जीन एम्प्लीफिकेशन की वजह से होते हैं, दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा कैटेकोलामीन्स सिक्रीट करता है, ब्लू सेल्स होते हैं इसमें और जीन एम्प्लीफिकेशन इसकी कॉज होती है। उसके बाद जो क्रीसेंट्स आर मेनली फॉर्म बाय पैराइटल सेल्स विद इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। क्रीसेंट कैसे बनते हैं? पैराइटल सेल से बनते हैं और साथ इसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाएंगे। क्रीसेंट मैंने पहले भी बताया था, जो ग्लोमेरुलस के अंदर क्रीसेंट्स बनते हैं वो पैराइटल सेल्स की वजह से बनते हैं और ज़्यादा इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और साथ इसमें क्या होगा, पैराइटल सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स की वजह से क्रीसेंट बन जाते हैं, क्रीसेंटैरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। और जो क्रीसेंट फॉर्मेशन होती है ना वो फिब्रिन के लीकेज के साथ एसोसिएटेड होती है। अब एक पेशेंट था, हिस्ट्री है फीवर की, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, बुखार भी है उसको, ठीक है, पेनफुल मिक्चुरेशन है, हीमाचूरिया है, उसका जो क्रेटिन और हीमाटोक्रेट है वो दोनों रेज हुए हैं, तो उसको कैंसर किस ऑर्गन का होगा? उसको किडनी का कैंसर होगा, किडनी के कैंसर की वजह से हीमाचूरिया होगा उसको, उसके क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाएगा, हीमाटोक्रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो एबनॉर्मल आबिसिस बनना शुरू हो जाते हैं किडनी ट्यूमर के अंदर और हीमाटोक्रेट ज़्यादा हो जाता है।